हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ प्रेमचंद की मशहूर कहानी बेटों वाली विधवा के पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। दिल पर पत्थर रख कर फिर अपनी कोठरी में चली आई। अब मेहमान विदा हो जाएंगे, तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की अपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंक्तों में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? दो पंक्तों में लोग बिठाए जाएंगे। दो पंक्तों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूड़ियाँ ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूड़ियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कड़ा पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की होती हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओट चबा रही थी। इस पर अफसर पर मुंह न खोल सकती थी। बारे नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी ना मंगाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात के बर्फ़ कहाँ मिलती। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुँह नोच लेती। ऐसी छीछर लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुध ना थी। सुध कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी का भोज देने और घर में बर्फ़ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया। वहाँ से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा काहरिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई है। फूलमती चित्तलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर से ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा दे। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है क्या? कितना आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, किया धरा मिट्टी में मिल गया सब कुछ। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अलग बदनामी हुई, वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष मुकुंद के सिर पर डालती थी। मुकुंद खड़ा रो रहा था। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालका लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हो। किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों का क्या किसी को शर्म हया? किसी को शर्म हया तो है नहीं बिल्कुल भी। आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर को मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी
थोड़ी थोड़ी हो रही है अलग। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामतानाथ कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सुनता रहा, आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, अब सब मानते हैं कि बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब किसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती है। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी, हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाई में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाई में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा, इसमें न मुकुंद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बातें बदनामी भाग में लिखी हुई थी। वह हुई इतने बड़े भोजन में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ा में नहीं डाली जाती है, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, पर इसमें किसी की जग हंसाई और कैसी ना कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छोड़ रही हो अम्मा। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहया की तरह बातें करते रहते हो। कामता ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों, किसी की चोरी की है? चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते? पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, नहीं चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर तक नहीं होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या बात कही है? मरी हुई चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? कामता हंसकर बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें करती हो अम्मा, इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक को किसी से बचते नहीं है, जरा सी चुईया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मूल लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है, चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू इस षड्यंत्र में शरीक है, कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी नहीं करेंगे। 5,000 दहेज तो दूर की बात है, उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुछ कुल मिलाकर 20,000 ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक नौछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी तो बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दूंगा। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ ने एक समाचार पत्र देख रहे थे, आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 की कैपिटल चाहिए। 5,000 में होगा क्या? तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपए कौन दिए देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं ये बात तो नहीं है, मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीब का खेल है, यह सब नसीब का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था, से झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपनी बात सुनते ही बोला, अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊं विवाह का नाम भी ना लूँगा। और सच पूछी तो मैं विवाह करना भी नहीं चाहता हूँ। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बात तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। और मैंने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे?
सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष। मुरलीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वह इतने स्वार्थी नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बाल खाने की तैयार ना हो जाएं, अवसर पर कुछ बात मानने को तैयार ना हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको अगर हमारी कहानी का तीसरा पार्ट देखना है तो हमारी कहानी को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।